हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुटेक एजुकेशन। अनुटेक एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जो मेरी इस क्लास को देख रहे हैं उन सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम अपनी 5th क्लास को रनिंग करते हैं कि अब हमारी आज की क्लास क्या होने वाली है। आज हम लोग फिक्स प्रीपोजिशन के बारे में बात करें, लेकिन यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि फिक्स प्रीपोजिशन आखिर होती क्या है ना। ये स्कूल लेवल, कंपटीशन लेवल दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है और आखिर फिक्स हैं ये चीज़ें, है ना। इसीलिए हम इन्हें फिक्स प्रीपोजिशन कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके साथ वो चीज़ें फिक्स होती हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारे पास अफ्रेड ऑफ। ठीक है, एक ये प्रीपोजिशन है अफ्रेड। ठीक है, इसके साथ में हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यदि एग्जाम में सेंटेंस हमारा आता है कि हमें सेंटेंस में दिया रहेगा एवरीबडी अफ्रेड और यहाँ पे ब्लैंक दिया रहेगा और यहाँ डेथ लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो हमें ये पता रहना चाहिए कि अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, ये चीज़ हमें याद रखना है। मतलब ये फिक्स चीज़ें हैं, जैसे अफ्रेड के साथ ऑफ आता है, अबाइड के साथ बाय, एक्यूज्ड के साथ ऑफ, एब्सेंट के साथ फ्रॉम आता है और एब्जॉर्ब के साथ इन आता है। ऐसी और भी बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं जो फिक्स हैं और उनके साथ सिर्फ वही प्रीपोजिशंस लेती हैं, बाकी अदरवाइज वो किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करती हैं। ठीक है ना, तो हम देखेंगे गाइस कि अफ्रेड ऑफ ये एक फिक्स है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अफ्रेड तो आपको दिया रहेगा लेकिन आप ऐसे याद रखिएगा, अफ्रेड के साथ ऑफ आता है, अबाइड के साथ बाय, एक्यूज्ड के साथ ऑफ, है ना। इस टाइप से याद रखेंगे तो क्वेश्चन में यदि आप एक्यूज्ड देखते हैं तो आप डायरेक्टली ऑफ कर लेंगे। ओके, अब यहाँ देखेंगे आप अबाइड, तो अबाइड के बाद आप लोग डायरेक्ट बाय लिख देंगे। ठीक है ना, लगा दिया हमने। तो यहाँ क्या सेंटेंस का सेंस क्या निकल रहा है, एवरीबडी अफ्रेड ऑफ डेथ, मतलब सभी को मौत से डर लगता है ना। सभी लोगों को, आपको भी लगता होगा, मुझे भी लगता है, जितने लोग हैं इस दुनिया में सभी को डर लगता है मौत से, मरने से, है ना। तो क्या होता है कि सभी लोग मौत से डरते हैं। या यहाँ पे इसके जगह ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग। ठीक है, तो आई एम अफ्रेड लिखा रहेगा तो ऑफ लगाना है, और डॉग मुझे कुत्ते से डर लगता है। ठीक है, मुझे बिल्ली से डर लगता है या मुझे लॉयन से डर लगता है, तो आई एम अफ्रेड लिखा रहेगा, ब्लैंक दिया रहेगा और उसके बाद में आप लोगों को कुछ भी दिया रहेगा। जैसे यहाँ डेथ है तो यहाँ डॉग कैट लिखा रहेगा। तो सिर्फ हम कहने का मतलब ये है कि सिर्फ अफ्रेड के साथ ऑफ आएगा। ठीक है, मैं यही चीज़ आपको समझाना चाह रही हूँ बस। नेक्स्ट है अबाइड। ठीक है, अबाइड का मतलब होता है पालन करना। ठीक है ना, अफ्रेड का मतलब होता है डर, अबाइड का मतलब होता है पालन करना। तो अबाइड के साथ हमेशा बाय का प्रयोग होता है। ठीक है, अब इसका सेंटेंस कैसा आया एग्जाम में, वी शुड अबाइड, फिर ब्लैंक दिया रहेगा हमारे पास यहाँ पे, द एडवाइस ऑफ आवर टीचर। ठीक है ना, कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे टीचर के एडवाइस का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो अब हमें अगर पता है कि अबाइड के साथ में हमें कुछ ऑप्शंस दे देता है कि जैसे इन, कुछ प्रीपोजिशंस दे दिया, इन, बाय, टू या फिर अलोंग। ठीक है, ये हमारे पास 4 प्रीपोजिशंस आएंगी एग्जाम में, इनके ऑप्शन बन के। तो अब यदि हम लोगों ने पढ़ा होगा तो इनको भी हम क्रॉस कर देंगे, यहाँ टू को भी क्रॉस कर देंगे, अलोंग को भी क्रॉस कर देंगे। लेकिन कब करेंगे, जब हमें ये पता होगा कि अबाइड के बाद सिर्फ और सिर्फ बाय प्रीपोजिशन से लगती है, अदरवाइज ये किसी भी प्रीपोजिशन को एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये चीज़ यदि हमें पता है तो हम डायरेक्ट आंसर लगा देंगे। बस इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो गाइस आपको सिर्फ याद रखना है। अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता रही हूँ और ठीक है, तो ये होता है कि हमें अपने टीचर के क्या होना चाहिए, एडवाइस का पालन करना चाहिए। तो अबाइड का मतलब होता है पालन करना, इसके साथ हमेशा बाय का प्रयोग होता है। ओके, यहाँ तक आई होप आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें याद रखना है बस इनको। ओके, अब है एक्यूज्ड ऑफ। ठीक है, एक्यूज्ड का मतलब होता है दोषी। ठीक है, इसके साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ लगती है, ही वॉज एक्यूज्ड। फिर हमारे पास दिया है ब्लैंक और मर्डर। ठीक है ना, कि किसी को दोषी ठहराना, किसी को उसने क्या दोषी ठहराया कि वो मर्डर किया है उसने, या ऐसा जो भी दोषी ठहरा दिया हम लोगों ने। तो हमें ये आगे पीछे कुछ नहीं देखना है ना, ये सेंटेंस क्या कह रहा है हमें उससे भी मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ मर्डर कर रहा है या कुछ भी कर रहा है वो जो भी अपनी लाइफ में, तो हमें इससे भी कोई मतलब नहीं, इससे भी कोई मतलब। लेकिन सिर्फ हमें क्या मतलब है कि अबाइड के साथ बाय आता है, अफ्रेड के साथ ऑफ आता है, एक्यूज्ड के साथ ऑफ आता है। सिर्फ हमें ये चीज़ याद रखना है बस। और बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं आजकल फिक्स प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब, है ना।
तो हमें ये हुआ यहाँ पे कि ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, तो हमें पता चल गया कि एक्यूज्ड के साथ ऑफ आता है तो हम डायरेक्ट ऑफ लगा देंगे, अबाइड के साथ बाय आता है तो हम पता है तो बाय लगा देंगे, है ना। नेक्स्ट है एब्सेंट फ्रॉम, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, एब्सेंट फ्रॉम इसका देखेंगे हम सेंटेंस, ही वॉज एब्सेंट, ब्लैंक दिया है, फिर हमारे पास यहाँ पे द क्लास। तो अब हमने पढ़ा है कि एब्सेंट के साथ फ्रॉम आता है, हमें पता है ना, तो एब्सेंट के साथ फ्रॉम आता है तो हमने यहाँ डायरेक्ट फ्रॉम को सेलेक्ट कर दिए। ओके, ये हमारे पास ऐसे कोई भी ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है। जनरली मैं हर किसी क्वेश्चन के साथ आंसर नहीं बता रही हूँ, मैं आप लोगों को याद रखने की का एक तरीका बता रही हूँ, जितने जल्दी से जल्द हो सके आप लोगों को याद रह सकें ये चीज़ें, है ना। मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों से आप लोगों को और कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगी, वैसे ही तो आप लोगों को इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डर लगता है, ठीक है ना। तो क्या है, एब्सेंट फ्रॉम हो गया कि हमें पता है एब्सेंट के साथ फ्रॉम आता है, इधर हमें कोई मतलब नहीं सेंटेंस क्या कह रहा है। फिर देखेंगे हम एब्जॉर्व के बाद में कि ही वॉज डीपली, एब्जॉर्ब दिया रहेगा, ब्लैंक दिया रहेगा हिज स्टडी, मतलब किसी भी चीज़ में एकदम डीपली अंदर तक उस चीज़ में एकदम मग्न हो जाना कह सकते हैं, या लीन हो जाना, है ना। तो एब्जॉर्ब, तो किस चीज़ में एब्जॉर्ब हो गए हम लोग, स्टडी में, है ना। स्टडी को एब्जॉर्ब करना चाहिए हमें, है ना, उसमें लीन होना चाहिए पढ़ाई लिखाई में। तो ये है कि डीपली किसी चीज़ में एब्जॉर्ब हो जाना। तो एब्जॉर्ब के साथ हमेशा इन आता है, यदि हमने पढ़ा है तो हमें बन जाएगा, नहीं पढ़ा है तो हमें पता ही नहीं। फिर हम लोग क्या करेंगे, नहीं पता तो हम यहाँ टू लगा देंगे, बाय लगा देंगे अपनी मर्जी से, है ना, अलोंग लगा देंगे, बिटवीन लगा देंगे, अमंग लगा देंगे, कुछ भी लगा देंगे, जो मन करेगा हमारा वो लगा देंगे हम इसमें, है ना। तो ये हुआ हमारा एब्जॉर्ब तक, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि अफ्रेड के साथ ऑफ आता है, अबाइड के साथ बाय आता है, एक्यूज्ड के साथ ऑफ आता है, एब्सेंट के साथ फ्रॉम आता है, और एब्जॉर्ब के साथ में इन आता है गाइज, है ना। ये चीज़ आप लोगों को हमेशा याद रखनी है। अब मैं आप लोगों को इतना डीपली क्वेश्चन करके नहीं बता रही हूँ, अब मैं आप लोगों को वो प्रपोजिशंस बताऊँगी जो एकदम फिक्स हैं, और डायरेक्ट शॉर्ट में बताती हूँ कि किसके साथ क्या आता है, और आगे की प्रीपोजिशंस देख लेते हैं हम लोग, फिक्स वाली, है ना, कि किन के साथ में क्या आता है। मैं अब आप लोगों को डायरेक्ट बता रही क्योंकि हमें क्वेश्चन से तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो अकाउंट आता है यदि हमें फिक्स प्रीपोजिशन में, यदि अकाउंट लिखा हुआ आया किसी भी सेंटेंस में तो गाइज हमें वहाँ पे फॉर का प्रयोग करना है, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे अकाउंटेबल के साथ हमेशा टू आता है, अफेक्शन के साथ हमेशा फॉर आता है, एडिक्टेड के साथ हमेशा टू आता है, और एधर के साथ हमेशा टू आता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, ये बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है एग्जाम में कि एधर के साथ क्या आता है। कोई सेंटेंस लिखा है उसमें एधर लिखा है तो हमें पता रहना चाहिए कि उसके साथ हमेशा टू आता है, ठीक है। फिर आता है एडमिट, एडमिट के साथ हमेशा टू आता है। अब हम देखेंगे एग्री विथ और एग्री टू का कॉन्सेप्ट, जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। एग्री के साथ वैसे तो विथ भी आता है और एग्री के साथ टू भी आता है, ठीक है। तो अब मैं आपको इनके एग्जाम्पल के माध्यम से बता देती हूँ कि एग्री के साथ विथ कब आता है और एग्री के साथ टू कब आता है, ठीक है। तो एग्री के साथ विथ यदि आता है तो किसी व्यक्ति की बात हो रही तो हम एग्री के साथ विथ लगाएंगे, ठीक है। और यदि एग्री के साथ टू आ रहा है तो किसी वस्तु की बात हो रही है, तो उस कंडीशन में यदि वस्तु की बात है या किसी अदर चीज़ की बात हो रही है तो वहाँ हम एग्री के साथ टू का प्रयोग करेंगे। देखते हैं सेंटेंस क्या है, आई डू नॉट एग्री विथ माई फ्रेंड एंड दिस मैटर, ठीक है। यदि आपको यहाँ विथ लिखा हुआ नहीं आता, ठीक है, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन दिया रहेगा कि एग्री लिखा हुआ रहेगा हमारे पास और यहाँ पे क्या होगा, ब्लैंक दिया रहेगा, ठीक है ना, ये ब्लैंक लिखा रहेगा माई फ्रेंड इन दिस मैटर, ठीक है। तो अब ये पता रहना चाहिए हमें कि एग्री के साथ टू भी आता है, एग्री के साथ विथ भी आता है, लेकिन एग्री के साथ अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, दो, फिर कन्फ्यूज़न होने लगा हमें। तो हमें याद रहेगा कि मैम ने हमें बताया था कि एग्री के साथ हमेशा विथ का प्रयोग किया जाता है, और वो भी कब किया जाता है, जब किसी व्यक्ति की बात हो रही है। तो देखिए गाइज, यहाँ फ्रेंड की बात हो रही है और फ्रेंड एक व्यक्ति है, तो व्यक्ति के साथ हम लोग यहाँ विथ का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है ना। कोई हम फ्रेंड की बात करेंगे तो ऐसा तो नहीं कि क्यों हमारा फ्रेंड कोई एनिमल होगा, है ना। तो फ्रेंड की बात है, नॉर्मली सी चीज़ है कि व्यक्ति की ही बात हो रही है, तो यहाँ हम विथ लगाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आएगा कि वी एग्री, ब्लैंक दिया है, फिर हमारे पास यहाँ, ठीक है, यूअर प्रपोजल। अब बात आ रही प्रपोजल की, है ना। प्रपोजल है तो यहाँ ये व्यक्ति नहीं है, ठीक है, या वस्तु या किसी अदर वर्ड में आ रहा है ये, तो प्रपोजल है, प्रपोज करेंगे, किसी कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगा, किसी वस्तु से ही रिलेटेड है, मतलब व्यक्ति नहीं है
कुछ भी है, ये अदर है ना, और एग्री आया है और ये अदर चीज़ हमें जैसे ही दिखती है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या लगाते हैं कि एग्री के साथ टू लगा देते हैं। बस हमें इनका कॉन्सेप्ट देखना है कि यदि व्यक्ति की बात हो रही है तो विथ लगाएंगे पर्सन के लिए, और यदि वस्तु या थिंग की बात हो रही है तो उस कंडीशन में हम लोग टू लगाएंगे, है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये वाली फिक्स प्रीपोजिशन, ठीक है। तो मैं एक बार आप लोगों को फिर से रिपीट कर देती हूँ, ये तो याद रखना पड़ेगा गाइज, है ना, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है कि मैं आप लोगों को, वैसे हम हर चीज़ को ट्रिक से ही याद करते थे, हमने जितनी भी प्रीवियस क्लासेस देखे हैं तो मैंने आप लोगों को याद करने की ऐसी कोई ना कोई ट्रिक ज़रूर बताई थी। लेकिन अब मैं यहाँ पर कोई ऐसी ट्रिक मैं लगा नहीं सकती अपने मन से, आप अपने मन से ट्रिक लगाइए। यदि मैं अपने अकॉर्डिंग ट्रिक लगाऊंगी तो शायद वो सूटेबल नहीं होगी, क्योंकि ये एजुकेशन चैनल है, प्रोफेशनल चैनल है, और हम लोग अपने मन से कोई भी ट्रिक नहीं लगा सकते इसमें, है ना। तो हमें याद रखना है कि अकाउंट के साथ हमेशा फॉर आता है, अकाउंटेबल के साथ टू आता है, अफेक्शन दिया है तो फॉर आ जाएगा, एडिक्टेड दिया है तो टू आएगा, एधर दिया है तो टू आएगा, एडमिट दिया है तो टू आएगा, और एग्री के साथ विथ आता है, एग्री के साथ टू भी आता है। लेकिन किस कंडीशन में आता है कि यदि व्यक्ति की बात होगी तो हम विथ लगाएंगे, और वस्तु की बात होगी तो वहाँ हम टू का प्रयोग करेंगे। और सेंटेंस तो आप लोगों के सामने है ही, है ना, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे तो बहुत सारे फिक्स प्रीपोजिशन है, कम से कम 200-300 मिल जाएंगी आपको। आप चाहो तो मैं उनको करवा भी दूंगी, लेकिन फिर आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे कि किसके साथ क्या आएगा। इतनी सारी तो आप याद कर नहीं सकते, तो कुछ मेन इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस एग्जामों में बहुत ज़्यादा पूछी हुई हैं और जिनका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है वो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ, है ना। ऐसे तो मैं सारी की सारी भी बता दूंगी तो आप लोगों को बहुत कम ही है जितनी भी बताऊं, लेकिन मैं मेन ही आप लोगों को कवर करवा रही हूँ, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आती हैं एग्जाम में फिक्स प्रीपोजिशन, तो आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। मैं और आगे की आप लोगों को इसके बाद की बता रही हूँ, ठीक है। चलिए और कुछ इम्पोर्टेंट देखते हैं आगे की, ठीक है। क्या है, एनॉक्सियस। एनॉक्सियस के साथ हमेशा क्या आता है गाइस, फॉर, और फॉर का प्रयोग कब करेंगे, हम किसी वस्तु के लिए करेंगे, जैसे अभी हम कर रहे थे ना एग्री विथ के साथ में, है ना, उसी प्रकार। तो एनॉक्सियस के साथ हम फॉर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और फिर एनॉक्सियस आता है तो उस कंडीशन में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो पहले देखना पड़ेगा कि एनॉक्सियस के साथ किसी वस्तु की बात तो नहीं हो रही। जैसे अभी वहाँ हमारी प्रपोजल की बात हो रही थी, है ना, तो प्रपोजल एक वस्तु के रूप में आ रहा था, व्यक्ति नहीं था। व्यक्ति के साथ हम लोग विथ का प्रयोग कर रहे थे अभी, और वस्तु के साथ में तो गाइस जैसे अभी हमारे पास आया था एग्री विथ और एग्री टू का कॉन्सेप्ट, तो एग्री विथ के साथ हम व्यक्ति के साथ कर रहे थे उसका प्रयोग, और एग्री टू का हम किसी वस्तु के लिए कर रहे थे, ठीक है। उसी प्रकार एनॉक्सियस फॉर का प्रयोग किसी वस्तु के लिए करेंगे, और एनॉक्सियस अबाउट का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है ना। फिर है अगला आंसरेबल। आंसरेबल के साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाएगा, अटेंड के साथ हमेशा एट का प्रयोग किया जाएगा, अवेयर के साथ ऑफ का प्रयोग होगा, बिसीट के साथ विथ का प्रयोग होगा, ठीक है। तो ये फिक्स चीज़ें हैं, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ, मैं तो आप लोगों को सेलेक्ट कर करके बता रही हूँ सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, है ना, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है गाइज। तो बिसीट के साथ विथ का प्रयोग होगा, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। फिर क्वेश्चन में आता है बिवेयर। बिवेयर के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग होगा, ब्लेस के साथ हमेशा विथ का प्रयोग, बेस्टोव के साथ हमेशा ऑन होगा, और काल के साथ हमेशा इन का प्रयोग होगा, ठीक है। और केयर के साथ फॉर का, और क्लियर के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। एक बार मैं आप लोगों को फिर से रिवाइज कर देती हूँ। एनॉक्सियस फॉर का प्रयोग किसी वस्तु के लिए किया जाएगा, एनॉक्सियस अबाउट का मतलब किसी व्यक्ति के लिए होगा इसका प्रयोग, आंसरेबल का प्रयोग टू के लिए होगा, अटेंड के साथ एट का प्रयोग होगा, अवेयर के साथ ऑफ का प्रयोग होगा, बिसीट विथ, बिवेयर ऑफ, ब्लेस विथ, बेस्टो ऑन, कॉल इन, और केयर फॉर और क्लियर ऑफ, ठीक है ना। ये होती हमारे फिक्स प्रीपोजिशन। अब ये इनको भी आप लोग याद रखिए, और कुछ ऐसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैं और बता देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। मैं आप लोगों को सारे सेलेक्ट कर करके ही बता रही हूँ, है ना, बहुत छाट के बता रही हूँ, तो आपको ये सब चीज़ें याद ही रखना पड़ेगा। कंप्लेंट के साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है ना। कॉन्ग्रेचुलेट के साथ हमेशा ऑन का प्रयोग होता है, कनेक्टेड विथ, कॉप के साथ विथ, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉप के साथ विथ का प्रयोग होता है, डील के साथ में हमेशा इन का प्रयोग किया जाता है, हॉस्पिटेबल, है ना, हॉस्पिटेबल के साथ में टू का प्रयोग किया जाता है,
ये नंबरिंग चेंज है गाइस, है ना। 37 के बाद ये 38 है, स्पेस प्रॉब्लम थी और मैंने सारी इंपॉर्टेंट बता चुकी थी, इसलिए मैंने सोचा ये एक बच रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको। ओके, तो ये 38, आप ये मत सोचिएगा कि नंबरिंग मिस हो गई है मैम से। तो इस तरफ जो गिल्टी लिखा है, गिल्टी के बाद का ये 38 नंबर है गाइस, है ना। तो हॉस्पिटेबल के साथ हमेशा 2 आएगा, डेडिकेट के साथ हमेशा 2 का प्रयोग होगा, डिलाइट के साथ इन का प्रयोग, डिस्पायर के साथ ऑफ, डिफरेंट के साथ फ्रॉम, फेमिलियर के साथ विथ और गिल्टी के साथ ऑफ। गिल्टी भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा हुआ है, तो गिल्टी के साथ भी हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है ना। तो थी सारी हमारी फिक्स प्रीपोजिशन, है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आने वाली कोई बात ही नहीं, ये तो याद रखना ही पड़ेगा। इसके लिए कोई ऐसा कॉन्सेप्ट बना ही नहीं है जो मैं आप लोगों को याद करवा पाऊँ, है ना। इसीलिए मैं आप लोगों को फिक्स चीज़ें हैं तो फिक्स हैं, इनके साथ ये आएगा तो आएगा, है ना। मैं इनको एक्सप्लेन कैसे कर पाऊंगी, अगर एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है। आपके पास यदि क्वेश्चन में फेमिलियर लिखा आता है और प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया है प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन में दिया है फेमिलियर लिखा हुआ, तो फेमिलियर से आपको उसके साथ विथ लगाना पड़ेगा, है ना। बहुत से ऑप्शन दिए रहेंगे, एट, माय, बाय, जो भी है पूरी प्रीपोजिशंस दी रहेंगी। तो अब हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ विथ लगाना पड़ेगा। गिल्टी दिया रहेगा, ऑप्शन दिया रहेगा, गिल्टी के साथ में बाय लगाना है आपको, या एट लगाना है, इन लगाना है, ऑन लगाना है, ऑफ लगाना है। तो आपको गिल्टी के साथ पता रहना चाहिए कि ऑफ आता है, मतलब ये फिक्स है, इसीलिए इनका नाम ही फिक्स प्रीपोजिशंस पड़ा है। और मैंने पिछले 10 से 12 ईयर के बीच में कम से कम जितनी भी फिक्स प्रीपोजिशंस एग्जाम में पूछी हुई थी वो सारी मैंने आप लोगों को करवा दी है ना। तो आप 10th 12th के स्टूडेंट हैं तो भी आप लोगों को सिलेबस में है, तो आप लोग भी इसको पूरी कवर कर लीजिए अगर अच्छे नंबर लाना है आप लोगों को तो। और कंपटीशन लेवल के लिए तो है ही सही, है ना। उन लोगों को तो कुछ भी आ जाता है उठा के, तो आप लोगों को तो याद करना पड़ेगा गाइस। तो गाइस अब हम आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं और मिलते हैं अब अगली क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। अब देखेंगे और क्या नया आने वाला है, हमारा नया कॉन्सेप्ट, है ना। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा और पूरी क्लासेस आप पूरी क्लासेस देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। डिमोटिवेट मत होइए कि इंग्लिश हमें समझ में नहीं आती, बहुत कठिन है। 1-2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है ना। क्योंकि मैं आप लोगों से कह चुकी हूँ कि ये अपनी मदर टंग नहीं है, मातृभाषा नहीं है, तो हमें इतने आसानी से एक बार में जल्दी समझ में नहीं आती। और वैसे भी हम लोग हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंटों को इतनी आसानी से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती। मैं समझ सकती हूँ आप लोगों की प्रॉब्लम, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। यदि मुझसे जितना हो सका मैंने हिंदी टू हिंदी आप लोगों को पूरा कन्वर्सेशन बताया। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं हम अगली क्लास में, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तब तक के लिए ओके बाय। देखते हैं अब अगला टॉपिक हमारा क्या होने वाला है। ओके।